हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में हमारी वन शॉट कंप्लीट रिवीजन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा पर्सनली बोलूँ ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। क्यों है फेवरेट? क्योंकि इसको पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता है ना। इसको पढ़ने और पढ़ाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और यकीन मानो, ठीक है, जो बोलूँगा इस चैप्टर से वो ही आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि सर कोई बुक पढ़ना है नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर से क्या पढ़ना है बुक से वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हो अभी तक तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो अगले 2 दिन में। 2 दिन में टेलीग्राम चैनल पे बहुत कुछ आने वाला है बेटा, ठीक है, तो वो मिस मत करना। जाओ और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन कैपिटल क्या फ़र्क होता है। बेटा ह्यूमन रिसोर्सेज कौन है? बेटा आप लोग हो। ह्यूमन रिसोर्सेज कौन हो? आप लोग हो, आप बच्चे लोग हो जो इस देश के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। अब आपको कैसी एजुकेशन मिलेगी, कैसी हेल्थ मिलेगी, कैसी माइग्रेशन, किस तरीके से माइग्रेशन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कैसी होगी और सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये डिसाइड करेगा कि आप कैपिटल में कन्वर्ट हो पाओगे या नहीं। ठीक है, तो अगर ह्यूमन रिसोर्सेस को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो 5 पिलर्स पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, एक देश को। ठीक है बेटा, आगे समझते हैं। अब जो पिलर्स हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, क्या क्या सोर्सेज होते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के? सबसे पहला देखते हैं बेटा, इस चैप्टर को थोड़ा अलग तरीके से डील कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में अपन इस पूरे चैप्टर को समझेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके 19 मार्च के पेपर में। तो पहला सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल में सबसे पहला जो है वो है एजुकेशन। ठीक है, कि एजुकेशन, और क्वेश्चन क्या बन सकता है इस टॉपिक से? हाउ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कि एजुकेशन पे पैसा खर्च करके इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कर सकता है एक देश। ठीक है बेटा, समझते हैं। चलो, अगर कोई बंदा एजुकेटेड है, अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है तो उसका स्किल सेट क्या होगा? स्किल सेट ज़्यादा होगा। अनएजुकेटेड और एजुकेटेड में स्किल सेट किसके पास ज़्यादा होगा बेटा? एजुकेटेड के पास ज़्यादा होगा। स्किल सेट ज़्यादा होगा तो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी। अगर एक आदमी पढ़ा लिखा है तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, और जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं तो उसकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। और अर्निंग कैपेसिटी अगर ज़्यादा है तो इट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर है? इसी तरीके से फ्लो चार्ट बनाना है और इस फ्लो चार्ट को नीचे एक्सप्लेन करना है। मजाल की सीबीएसई आपका एक सिंगल मार्क भी काट ले। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो हाउ एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। बेटा एजुकेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? लास्ट क्वेश्चन देखा। अब एजुकेशन से सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, समाज के लिए एक एजुकेटेड व्यक्ति और क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है उसके ऊपर बात हो रही है। ठीक है, तो अगर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो वो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटल चेंजेस, मतलब कि सोसाइटी में होने वाले चेंजेस, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, है ना, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। कि अगर एक व्यक्ति खुद पढ़ा लिखा है तो वो अपने बच्चों पे, अपनी बेटियों पे ज़्यादा ध्यान देगा कि नहीं, पढ़ना लिखना और ज़्यादा ज़रूरी है। सोसाइटी में जो चेंज है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएगा। ठीक है, तो ही विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटल चेंजेस। सेकंड, ही विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। बेटा डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या होती है? डेमोक्रेटिक प्रोसेस होती है कि उस आदमी को इतनी समझ हो कि वो किस तरीके से
किस नेता को चुनना है। अगर उसने करप्ट पार्टी वाले नेता को चुन लिया, ठीक है, अगर वो एजुकेटेड नहीं है और कुछ लालच में आके उसने अगर एक गलत नेता को चुन लिया, तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। वो बात अलग है बेटा कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ की तरह वोट डालते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, 19 मार्च के पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। तो एक एजुकेटेड पर्सन विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन अ कंट्रीज डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो ये था बेटा एजुकेशन का सोशियो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कि एक एजुकेटेड पर्सन सोशियो इकोनॉमिक में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन बन सकता है, आंसर सेम है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है उसको समझते हैं। एजुकेशन इज सॉट नॉट ओनली एज इट कन्फेयर्स हायर अर्निंग कैपेसिटी ऑन पीपल बट ऑल्सो फॉर इट्स अदर हाईली वैल्यूड बेनिफिट्स जस्टिफाई। इस क्वेश्चन का मतलब भी वही है कि एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ हायर अर्निंग कैपेसिटी नहीं प्रोवाइड करेगा, इसके और भी दूसरे बेनिफिट्स हैं। इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफाई कैसे करेंगे कि हाँ, पहले लिख देंगे कि हाँ, एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ हायर अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाता, उसके दूसरे सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं, और सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट चलो, हाउ एक्सपेंडिचर, अब सेकेंड सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है हमारा, हेल्थ, ठीक है। अब हेल्थ के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देखते हैं। हाउ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्थ किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर एक पर्सन हेल्दी है, क्या है, एक पर्सन अगर हेल्दी है तो वो क्या करेगा, इकोनॉमी में अनइंटरप्टेड लेबर सप्लाई, ठीक है। अगर एक पर्सन हेल्दी है तो वो रोज काम पे जाएगा, अनइंटरप्टेड लेबर सप्लाई प्रोवाइड करेगा इकोनॉमी में, ठीक है, अनइंटरप्टेड लेबर सप्लाई। उसके बाद अगर वो रेगुलर काम पे जाएगा तो इकोनॉमी की क्या करेंगे, प्रोडक्टिव इकोनॉमी और उसकी खुद की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर ये बढ़ गई तो उस देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा एंड हेंस इट विल कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है बेटा। आगे समझते हैं। चलो नेक्स्ट, अगेन हाउ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ कंट्रीब्यूट्स टू सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर एक पर्सन हेल्दी है तो वो समाज के लिए और क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है अदर देन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो अगर एक पर्सन हेल्दी है, तो अगर हेल्दी पर्सन है तो ही विल टेक केयर ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन, वो हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान रखेगा बेटा, ठीक है। और क्या होगा, ही विल प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ कॉन्टेजियस डिसीजेस। कॉन्टेजियस डिसीजेस क्या होती हैं, जो फैल सकती हैं, जैसे कोरोना आया था, ठीक है। तो जो लोग पढ़े लिखे थे उन्होंने खुद ही अपनी सुरक्षा से मास्क लगा लिया था, सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे थे। और जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे जिनको कोरोना हो गया था, उन्होंने अपने आप को खुद ही आइसोलेट कर लिया था ताकि ये बीमारी और दूसरे लोगों तक ना पहुँचे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर। बेटा इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है कि कैसे कैसे हेल्थ एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। तो हेल्थ एक्सपेंडिचर कैसे कैसे होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव, कि कोई बीमारी ना हो इसके लिए आप उसको ये खर्चा क्यों कर रहे हो कि कोई बीमारी ना हो। कौन सा खर्चा होता है वो, वैक्सीनेशन का खर्चा। छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है कि इनको वो बीमारियां ना हो, ठीक है। तो उस खर्चे को क्या बोलेंगे, प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन। सेकंड है क्यूरेटिव वैक्सीन, सेकंड जो एक्सपेंडिचर है वो है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मतलब अगर कोई बीमारी हो गई है और बीमारी के दौरान कुछ खर्चा हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, उस खर्चे को क्या बोलेंगे, क्यूरेटिव मेडिसिन, ठीक है, ड्यूरिंग इलनेस। थर्ड है सोशल मेडिसिन। बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सोशल मेडिसिन क्या होती है कि जो समाज में हेल्थ लिटरेसी का मतलब कि समाज में गवर्नमेंट इसलिए पैसा खर्च करती है कि लोगों को अवेयर किया जाए, ठीक है, कि ये बीमारियां आजकल चल रही है, जैसे डेंगू है ना, चिकनगुनिया,
आता है ना ऐड कि मच्छर से दूर रहें, पानी इकट्ठा ना होने दें, तो इसके ऊपर जो सरकार पैसा खर्च कर रही है उसे क्या बोलते हैं, सोशल मेडिसिन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ड्रिंकिंग वाटर साफ़ सुथरा प्रोवाइड करने में, सैनिटेशन मतलब टॉयलेट्स वगैरह बनवाने में जो सरकार पैसा खर्च कर रही है उसको क्या बोलेंगे, उसको भी क्या खर्चा है, ये भी एक चौथा तरीके का हेल्थ एक्सपेंडिचर है। तो 4 तरीके के हेल्थ एक्सपेंडिचर, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, सोशल मेडिसिन एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, हाउ एक्सपेंडिचर। अब थर्ड सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करके इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है। बेटा क्या कनेक्ट करना है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है, इसी तरीके से आंसर को लिखेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग बेटा, अगर एक पर्सन है ना, एक पर्सन जॉब पे ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है, थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों में फ़र्क है। तो थ्योरी में जो लिख दिया, ठीक है, वो सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो ही चल रही होगी। तो अगर एक पर्सन ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले रहा है तो वो क्या रहेगा, अपडेटेड विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से क्या रहेगा, अपडेटेड रहेगा। और अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहा तो उसका स्किल सेट क्या हो गया, बढ़ गया। वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी मार्केट में अभी चल रही है लेटेस्ट, उससे वो अपडेटेड है तो उसका स्किल सेट क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। स्किल सेट इम्प्रूव होगा तो अगेन बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एंड उसके बाद क्या, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा तो अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा, और अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा तो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हाउ ऑन द जॉब ट्रेनिंग कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये फ्लो चार्ट, ठीक है, दिमाग में रखना अच्छे से। चलो नेक्स्ट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग 2 तरह की होती हैं बेटा, एक ऑन कैंपस और एक ऑफ कैंपस। ठीक है, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस की ऑन द जॉब ट्रेनिंग को एक मास्टर वर्कर के अंदर, एक पर्सन मास्टर वर्कर के अंदर कैंपस में ही काम कर रहा है और सीख रहा है। ऑफ कैंपस का मतलब वो कहीं दूसरी जगह जाके उसको दूसरी जगह भेज दिया और दूसरी जगह काम सीखने को भेज दिया, तो इसे क्या कहेंगे, ऑफ कैंपस। तो ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। बेटा लास्ट ईयर 3 मार्क में क्वेश्चन आया था, 3 मार्क्स, ठीक है, लास्ट ईयर CBSE। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग से, बेनिफिट्स के ऊपर आते हैं। तो बेनिफिट्स क्या है ऑन द जॉब ट्रेनिंग के, कि अ पर्सन विल बी अपडेटेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से क्या रहेगा, अपडेटेड रहेगा। और क्या होगा, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है बेटा, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होती है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता, काम करते करते सीख रहा है, कुछ अलग से सेटअप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है। तो ये 2 बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर और इस साल भी बन सकता है, पर क्या बन सकता है, बेनिफिट्स के ऊपर बन सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हाउ एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जो 4th सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल है हमारा, ठीक है, वो क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। बेटा माइग्रेशन क्यों होता है, गांव से शहरों में जो लोग जाते हैं, शहरों से गांव से शहरों में लोग जाते हैं, शहर से अदर कंट्री में लोग माइग्रेट हो जाते हैं। क्यों, फॉर द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो माइग्रेशन क्यों होता है, फॉर द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो माइग्रेशन कैसे कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो अगेन समझते हैं कि माइग्रेशन अच्छा है, मतलब बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग माइग्रेट कर रहे हैं, और माइग्रेट कर रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी तो हायर अर्निंग कैपेसिटी होगी, और हायर अर्निंग कैपेसिटी इम्प्लाइज इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, आगे समझते हैं बेटा, यहाँ से इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्या क्वेश्चन आ सकता है आगे देखते हैं। माइग्रेशन, अब माइग्रेशन की कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन।
खैर मुझे लगता है एक आध सेट में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कुछ आने वाले टॉपिक्स में मैं आपको श्योर बताऊंगा कि 100 क्या 200% वहाँ से क्वेश्चन 200% आएगा, ठीक है। तो और हाँ, इस वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है, कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे मैं वो भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट में सब कुछ समझाऊंगा कि बेटा इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहना बेटा। और माइग्रेशन, अब समझते हैं माइग्रेशन की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। तो कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन का मतलब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग एट माइग्रेटेड प्लेसेस एंड साइकिक कॉस्ट, ठीक है। ध्यान से समझना तीनों को बेटा। लेट सपोज ये एक पर्सन है जो गांव में रह रहा है, ठीक है। अब ये गांव से इसको शहर में जाना है, कहाँ जाना है, सिटी में जाना है विलेज से, ठीक है। अब विलेज से सिटी में जाना है तो माइग्रेशन कब सक्सेसफुल हो सकता है, जब इसको जाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो, कम हो, जिसको ये अफोर्ड कर पाए, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शुड बी अफोर्डेबल, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि माइग्रेशन को किस तरीके से सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन को कम करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन क्या होती है, सबसे पहली कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जाने की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सेकंड, अब ये जाएगा तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, रहने की कॉस्ट, तो जाएगा तो यहाँ पर रहेगा, उस रहने वाली कॉस्ट कम आनी चाहिए बेटा। वो रहने की कॉस्ट क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। तो उसे क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग एट माइग्रेटेड प्लेस, कि वहाँ रहने की कॉस्ट भी क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड बेटा, ये बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, साइकिक कॉस्ट। साइकिक कॉस्ट क्या होती है बेटा, ये पर्सन गाँव में रह रहा है, गाँव में ही पला बड़ा, गांव में सारी फैमिली है ना, सारे दोस्त लोग हैं, सारे रिलेटिव्स हैं, वहाँ पे अच्छा लगता है। लेकिन अब ये कहाँ शिफ्ट कर रहा है, फॉर द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सिटी में शिफ्ट कर रहा है। अब अगर सिटी का माहौल बहुत बेकार है ना, कोई इससे बात नहीं करता है, कोई दोस्त नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, तो भले वो पैसा कमा रहा है, लेकिन मानसिक तौर पे, है ना, मेंटल तौर पे क्या होगा कि वो परेशान रहेगा कि यार याद आती है, घर की याद आती है, ठीक है। तो ये कॉस्ट भी उसके अंदर इंक्लूड होती है कि लिविंग इन ए स्ट्रेंज सोशियो कल्चरल सेटअप। ये भी होना चाहिए कि वहाँ का माहौल, वहाँ का एनवायरनमेंट फॉर द आउटसाइडर्स अच्छा होना चाहिए, कहाँ का, माइग्रेटेड प्लेस का, ठीक है। तो तीन चीज़ें, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग एट माइग्रेटेड प्लेसेस एंड साइकिक कॉस्ट। साइकिक कॉस्ट में मतलब कि जहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वो एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन इज द 5th सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे है सही तरह की जॉब की इंफॉर्मेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी है, ठीक है, सैलरीज़ क्या होंगी, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, ठीक है, करियर रिलेटेड। तो बेटा जैसे आप हो, ठीक है, आपने कॉमर्स क्यों लिया, क्योंकि हो सकता है कि आपको सीए करना है या और कहीं किसी चीज़ में, किसी फील्ड में जाना होगा। तो आपके पास अगर सही इन्फॉर्मेशन है तो आप सही डिसीजन ले पाओगे रिलेटेड टू जॉब अपॉर्चुनिटी, सैलरीज, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। और सही डिसीजन लोगे तो सही डायरेक्शन में आप बढ़ोगे, और सही डायरेक्शन में बढ़ोगे तब जाके देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। जिस चीज़ में आप अच्छे हो, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसकी सही इन्फॉर्मेशन होगी तो सही डिसीजन लोगे, सही डिसीजन लोगे तो सही डायरेक्शन होगा, और सही डायरेक्शन होगा तो ही देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा वो है HCF प्रमोट, हाउ HCF प्रमोट्स इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। HCF किस तरीके से इन्वेंशन, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को प्रमोट करेगा, ठीक है बेटा। अगर एक पर्सन एजुकेटेड है,
ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब वो एजुकेटेड भी है। तो सिर्फ एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ कि अगर एक पर्सन एजुकेटेड है तो ही विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटल चेंजेस एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट। बेटा सोसाइटल चेंजेस से कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। सोसाइटल चेंजेस का मतलब है कि समाज में जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, समाज में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। पहले मैसेज करना बहुत बड़ी बात हो जाती थी, अब तो बहुत आसानी से वीडियो कॉल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो सोसाइटल चेंजेस है, अगर एक एजुकेटेड पर्सन है तो उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, और जो साइंटिफिक एडवांसमेंट समाज में चल रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से समझ पाएगा। अगर वो प्रॉपर तरीके से समझ पाया तो उनको जल्दी एडॉप्ट कर लेगा, और अगर एडॉप्ट कर लेगा तो हो सकता है कि वो उसके अंदर कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन, इनोवेशन या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी ले आए। सो अंडरस्टैंडिंग विल ब्रिंग एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड इट विल फैसिलिटेट इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024-25, मतलब इस साल का क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। आओ डील करते हैं। It would be unclear to say that the growth of human capital lays the ground for economic growth of a nation। बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो कि अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया कि सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अभी तक हमने फ्लो चार्ट से हर चीज़ को ऐसे ही डील किया, लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन कैपिटल होने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही। ठीक है, तो हमें उल्टा जवाब देना है कि ह्यूमन कैपिटल गारंटी नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, ध्यान से समझो। हम इस स्टेटमेंट को डिफेंड कर रहे हैं बेटा, ये शायद डिफेंड और रिफ्यूट स्टेटमेंट नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया इसको। बस इस स्टेटमेंट का आंसर क्या लिखेंगे आप ध्यान से समझना। डिफेंड, हम इस स्टेटमेंट को डिफेंड करेंगे बिकॉज ऑफ फॉल्टी मेजरमेंट वेज। मतलब हमारे देश में जिस तरीके से ह्यूमन कैपिटल को मेजर किया जाता है, ठीक है, वो क्या है, फॉल्टी है, उसके अंदर कुछ ना कुछ खामियां हैं। कैसे हैं, ध्यान से समझो। एजुकेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, बेटा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है ना, क्योंकि ये आपके इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन आ सकता है, ये तो सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, और इससे जो और रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में वो मैंने अगली स्लाइड में डील करवाए हैं। 200% है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। तो बेटा हमारे देश में जो एजुकेशन मेजर की जाती है वो किन टर्म्स में मेजर की जाती है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, कि एक पर्सन कितने सालों तक स्कूल गया। सेकंड, कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, एनरोलमेंट रेट। और थर्ड है टीचर प्यूपिल रेशियो, कि एक मतलब कितने बच्चों पे एक टीचर अवेलेबल है। तो इन तरीक़ों से हमारे यहाँ पे एजुकेशन को मेजर किया जाता है। हेल्थ की बात करते हैं कि हेल्थ इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोर्टेलिटी रेट्स एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हेल्थ किस तरीके से मेजर की जाती है कि हमारे यहाँ के देश की हेल्थ अच्छी है या नहीं है, कि मृत्यु दर क्या है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। मतलब कि एक पर्सन अगर इंडिया में पैदा हुआ तो वो कितने साल तक जी रहा है, एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो इन दो तरीक़ों से हेल्थ मेजर की जाती है और ऊपर लिखे हुए तरीक़ों से एजुकेशन भी करिए। बेटा ये हो सकता है क्वांटिटी तो बता दें लेकिन क्वालिटी के ऊपर कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो दीज इंडिकेटर्स, ठीक है, may not reflect the quality of education and health in the country। इसकी वजह से ये ज़रूरी नहीं है। बेटा हो क्या रहा है कि ये लोग है ना इस तरीके से ह्यूमन कैपिटल में तो दिखा देते हैं, इंडिकेटर तो बढ़ा रहे हैं कि लिटरेट बढ़ गए, हेल्थ अच्छी हो रही है देश की, लेकिन क्वालिटी के ऊपर कोई भी बात नहीं हो रही है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन कैपिटल की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी।
क्लियर है? तो मैंने दोनों एस्पेक्ट आपको समझा दिए। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उस अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखना, कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो मैंने आपको पहले समझा दिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, तो ये पॉइंट समझा दिए। ठीक है, आगे समझते हैं कि 19 मार्च के पेपर में मैं क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस टॉपिक से। ठीक है, empirical evidence to prove that increase in human capital lays the ground for economic growth of a nation is nebulous। मतलब कि वही बात है, इस स्टेटमेंट का मतलब वही है कि ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं है कि अगर एक कंट्री ह्यूमन कैपिटल पे काम कर रही है या अच्छा कर रही है ह्यूमन कैपिटल इंडिकेटर्स में, तो वो देश इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा ही। ठीक है, निबुलस का मतलब ये फालतू बात है कि अगर आप ह्यूमन कैपिटल में बहुत अच्छा कर रहे हो तो आप देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब वो देश ग्रोथ भी अच्छा करेगा। आंसर सेम है जो पिछला मैंने बताया, सिर्फ पूछने का तरीका सीबीएसई हो सकता है चेंज कर ले। ठीक है, एक और क्वेश्चन, देयर इज़ ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, हो सकता है एज इट इज़ आपको पेपर में देखने को मिले, बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत हाई चांसेस हैं। ठीक है, देयर इज़ कन्वर्जेंस इन द मेजर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल बट नो साइन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पर कैपिटा रियल इनकम बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। बेटा इस क्वेश्चन का मतलब समझो कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडिकेटर्स हैं, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडिकेटर्स हैं एक डेवलपिंग देश और डेवलप्ड देश के बीच में ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडिकेटर का जो गैप है वो तो धीरे धीरे कम हो रहा है ना। हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। ठीक है, अमेरिका में लिटरेसी रेट ज़्यादा है, इंडिया में भी लिटरेसी रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, अमेरिका में भी कम है, इंडिया में बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है। लेकिन क्या इंडिया की पर कैपिटा रियल इनकम भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रही है? नहीं। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉल्टी मेजरमेंट वेज, कि हमारे यहाँ इंडिकेटर्स के ऊपर, इंडिकेटर्स में तो कन्वर्जेंस दिख रहा है कि इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं कि लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, पर लिटरेसी रेट कैसे कैलकुलेट हो रहा है? मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एनरोलमेंट रेट एंड टीचर प्यूपिल रेशियो। तो बेटा ये हो सकता है ये तो बता दे कि कितने लोग, कितने बच्चे एडमिशन लिए, पर बच्चों के एडमिशन लेने के बाद उनको किस क्वालिटी का एजुकेशन मिला ये बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है वो इंडिकेटर। ठीक है, तो इन सभी के क्वेश्चन के आंसर वो ही हैं, बस पूछने का तरीका डिफरेंट है। और इस क्वेश्चन को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपके 19 मार्च के पेपर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब गवर्नमेंट को लेके किन टॉपिक्स पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं पूरा डिटेल में कवर किया है बेटा। ठीक है, कहीं कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने। ठीक है, तो गवर्नमेंट को लेके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो सबसे पहले है कि गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ में गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है। सेकंड, कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर किया है और स्टेट्स में क्यों वेरिएशन है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ और अटेनमेंट में। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है एजुकेशन सेक्टर में, ये एक्सपेंडिचर की बात हो रही है और ये एक्चुअल में कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में। उसके बाद एजुकेशन कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था, इस पर सीबीएसई क्वेश्चन पूछ चुका है, और क्या और करने की ज़रूरत है। तो सारे ही चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे अगली स्लाइड्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सबसे पहले देखते हैं कि गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे पर्टिकुलरली एजुकेशन और हेल्थ की बात हो रही है बेटा। किसकी बात हो रही है? एजुकेशन एंड हेल्थ की बात हो रही है। तो एजुकेशन और हेल्थ जैसे सेक्टर में गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। तो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे देश में हर सिटीज़न हेल्थ और एजुकेशन पे पैसा खर्च करना अफोर्ड नहीं कर सकता है। एवरी सिटीज़न कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड मच ऑफ देयर इनकम ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, एजुकेशन इज़ फंडामेंटल राइट इन अ कंट्री लाइक इंडिया। हमारे इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे एजुकेशन क्या है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट
सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ दीज वाइटल सेक्टर्स कैन नॉट क्रिएट मोनोपोली। बेटा जो एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो इन इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स में अपनी मोनोपोली नहीं बना पाए, इसीलिए गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट कि एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं मतलब कि बेटा अगर आपको 1000 रुपये दे दिए जाएँ तो आप कितने टाइम तक उस 1000 रुपये से फ़ायदा उठा लोगे? 2 4 5 दिन, है ना। कुछ भी नहीं आता बेटा आजकल 1000 रुपये में। लेकिन अगर वो 1000 रुपये आपकी एजुकेशन पे खर्च हों या आपकी हेल्थ पे खर्च हों तो उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। CBSE का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अब मैंने बताया था आपको एजुकेशन कमीशन, तो एजुकेशन कमीशन बना था बेटा 1964-66 में। ठीक है, सरकार ने क्या किया, एक कमीशन बनाया। किस लिए बनाया? कि हमारे देश में एजुकेशन का जो सिचुएशन है उसको किस तरीके से सुधारा जाए, किस तरीके से बहुत अच्छा किया जाए, उसके लिए कमीशन बनाया। इन्होंने रिसर्च किया और इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिए? इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि 6% ऑफ GDP शुड बी इन्वेस्टेड इन एजुकेशन एवरी ईयर। मतलब जैसे इस साल की GDP है 100 रुपये, अगर 100 रुपये इस साल की GDP है तो उसमें से 6 रुपये 6% कहाँ पे खर्च होना चाहिए? एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। अगर कुछ भी नोटिसेबल ग्रोथ हमको एजुकेशन सेक्टर में देखना है तो कितना पैसा खर्च होना चाहिए? 6%। ठीक है, लेकिन टिल डेट हम आज तक भी कितना खर्च कर पाए हैं? करंटली भी हमारा अराउंड 4% ऑफ द GDP इज़ इन्वेस्टेड इन एजुकेशन सेक्टर। तो इसके ऊपर भी CBSE ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एजुकेशन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिए उसको हमारी सरकार या हमारा देश फेल हो गया फॉलो करने में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? 6%। बेटा ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया हुआ है। एजुकेशन कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था? 6% ऑफ GDP, और हम लोग कितना कर पाए हैं? 4% ऑफ GDP। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बात करते हैं एजुकेशन एक्सपेंडिचर की, कि सरकार किस तरीके से पैसा खर्च कर रही है एजुकेशन पे। तो एजुकेशन एक्सपेंडिचर बेटा 2 लेवल पे हो रहा है। एक होता है एलिमेंट्री लेवल पे और दूसरा होता है हायर लेवल पे। ठीक है, एलिमेंट्री लेवल और हायर लेवल। बेटा एलिमेंट्री लेवल का मतलब जो शुरुआत की पढ़ाई होती है ना, शुरुआत की जो स्कूलिंग होती है उसके ऊपर भी पैसा खर्च कर रही है सरकार, और हायर एजुकेशन पे भी सरकार पैसा खर्च करती है। पर जो हमारी सरकार है वो एलिमेंट्री एजुकेशन पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। एलिमेंट्री एजुकेशन पे ज़्यादा पैसा खर्च होता है और हायर एजुकेशन पे कम पैसा खर्च होता है। ठीक है, बस इतना सा दिमाग में रखना। ठीक है, अब स्टेट वाइज भी एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहा हूँ बेटा, स्टेट वाइज भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं कि बिहार में अलग है, हिमाचल में अलग है, पंजाब में अलग है। एलिमेंट्री एजुकेशन पे स्टेट गवर्नमेंट भी अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग प्रपोर्शन में पैसा खर्च कर रही है। किस पे? एलिमेंट्री एजुकेशन पे है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से सुनना। तो लार्ज वेरिएशन कैन बी सीन अक्रॉस स्टेट्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है ऑन एक्सपेंडिचर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। किसका हाईएस्ट है बेटा? ये ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश। हमारे देश में जो हिमाचल प्रदेश है वो एलिमेंट्री एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा। और लोवेस्ट कौन सा है बेटा? बिहार, कि बिहार सबसे कम पैसा खर्च कर रहा है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? दिस लीड टू डिफरेंसेस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड अटेनमेंट अक्रॉस स्टेट्स। इस वजह से क्या हो रहा है कि जिस स्टेट में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है उस देश में एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड अटेनमेंट ऑफ जॉब्स ज़्यादा हैं। बिहार में क्या है? कम है।
वहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। आपने देखे होंगे कि कई बिहार के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो बाहर जाते हैं पढ़ने। बाहर से मतलब कि दूसरे स्टेट्स में पढ़ने और जॉब्स लेने के लिए जाते हैं। वो कारण क्या है कि वहाँ पे पैसा बहुत कम खर्च कर रही है वहाँ की सरकार। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बात करते हैं सीबीएसई का क्वेश्चन। अगेन इम्पॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन, सीबीएसई का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। ठीक है, कि वुमेन एजुकेशन का इम्पॉर्टेंस बताओ। तो वुमेन को एजुकेट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है बेटा, क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक तो बेटा आज के ज़माने में किसी पे भी डिपेंड होना सही बात नहीं है। ठीक है, आप लड़के हो या लड़की हो, ठीक है, किसी पे भी इकोनॉमिकली डिपेंड होना सही बात नहीं है। तो हमें वुमेन को एजुकेट करना चाहिए। क्यों? ताकि उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाया जा सके। ठीक है, तो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? एजुकेट करना पड़ेगा। सेकंड, उनका सोशल स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए भी उनको एजुकेट करना ज़रूरी है। उनका सोशल स्टेटस, समाज में उनकी इज्जत, समाज में उनको ज़्यादा इज्जत मिले। तो अगर एक महिला पढ़ी लिखी होगी, है ना, पढ़ी लिखी होगी तो उसको इज्जत ज़्यादा मिलेगी बेटा, है ना। हमें ये भी इसलिए भी एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। नेक्स्ट, फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी रेट एंड हेल्थ केयर ऑफ वुमेन। बेटा अगर एक वुमेन एजुकेटेड है ना, तो देश की फर्टिलिटी रेट पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब अगर वो पढ़ी लिखी है तो उसको ये समझ होगी कि वो कितने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकती है। ठीक है, तो फर्टिलिटी रेट पे भी उसका असर आएगा। और सेकंड कि उसकी खुद की हेल्थ केयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन लिख लेना बेटा यहाँ पे। ठीक है, कि वो खुद का ध्यान भी बहुत अच्छे से रखेगी और अपने बच्चों का ध्यान भी बहुत ज़्यादा अच्छे से रख पाएगी अगर वो एजुकेटेड होगी तो। लास्ट ईयर सीबीएसई का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट। लास्ट ईयर भी ऑब्जेक्टिव आया था यहाँ से, और मुझे लगता है इस साल भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों अलग चीज़ें हैं। ये आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है बेटा? बहुत सिंपल सी बात, आराम से समझो इस चीज़ को, कि अगर आप किसी पे इसलिए पैसा खर्च कर रहे हो, इसलिए उसको पढ़ा लिखा रहे हो कि ये बड़ा होके जब पढ़ लिख जाएगा तो ये मेरे काम आएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है? ह्यूमन कैपिटल। क्यों? क्योंकि आप उसको इसलिए पैसा खर्च कर रहे हो कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वो मुझे काम आएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या मतलब? कि आप किसी को इसलिए पढ़ा लिखा रहे हो क्योंकि उसके लिए पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या फ़ायदा होगा, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या वो आपको पैसा देगा या नहीं देगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन एजुकेशन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये खर्चा इसलिए कर रहे हो, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, अब पढ़ते हैं। ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल क्या कहता है कि एजुकेशन और हेल्थ पे इसलिए पैसा खर्च होना चाहिए कि उससे क्या होगा? लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट क्या मानता है कि एजुकेशन और हेल्थ पे इसलिए पैसा खर्च होना चाहिए क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट है एक ह्यूमन का। मतलब हर इंसान का इंटीग्रल पार्ट, मतलब उसको अलग नहीं किया जा सकता। हर इंसान के लिए एजुकेशन और हेल्थ ज़रूरी है, चाहे उससे लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही हो या नहीं हो रही हो, उसके लिए ज़रूरी है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। यही आया था सीबीएसई लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर का ऑब्जेक्टिव है ये। इट ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग एज अ मीन्स टू एन एंड। मतलब ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन बीइंग को किस तरीके से ट्रीट करता है कि ह्यूमन बीइंग क्या है? एक एंड, कहीं उसको ले जाना है, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, इसलिए ह्यूमन बीइंग पे पैसा खर्च होना चाहिए। कि कुछ कहीं एंड पे पहुंचना है, कहीं पे पहुंचना है, इसलिए ह्यूमन बीइंग पे पैसा खर्च होना चाहिए। तो इट ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग्स एज अ मीन्स टू एन एंड। ठीक है, नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग्स आर एंड्स इन देमसेल्व्स। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या बोलता है कि ह्यूमन बीइंग से कहीं और नहीं पहुंचना है। ह्यूमन बीइंग अपने आप में एक एंड है।
मतलब उसकी खुद की एक वैल्यू है, मतलब खुद का उसका एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। उसको इसलिए उसके ऊपर इसलिए पैसे नहीं खर्च करना है कि कुछ और देश का फ़ायदा होगा, इसलिए पैसे खर्च करना है क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड, मेरी गारंटी कि आपको परसों वाले पेपर में, 19 मार्च वाले पेपर में आपको 110% अगली स्लाइड से ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कुछ पॉइंट्स है बेटा फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डिंग फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। बेटा ध्यान से समझना, बोथ आर आउट। अच्छा, फिजिकल कैपिटल क्या होता है? फिजिकल कैपिटल हो गया लैंड, मशीन्स, ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल तो अपन पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब इनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके 110% है ना, 110% 200% लिखूंगा कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा। बोथ आर आउटकम्स ऑफ कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बेटा चाहे फिजिकल कैपिटल हो चाहे ह्यूमन कैपिटल हो, दोनों है कि दोनों ही आउटकम है। आउटकम का मतलब रिजल्ट है किसका? कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। दोनों ही कब हो पाएंगे? जब आप कॉन्शियसली इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे, ठीक है। फिजिकल कैपिटल कब होगा? कौन लेगा उसका कौन उसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन लेगा? ऑनर लेगा। और ह्यूमन कैपिटल में सोसाइटी भी लेगी और जो उस ह्यूमन कैपिटल को पजेस कर रहा है उसका भी डिसीजन होगा। तो बेटा फिजिकल कैपिटल इज द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ऑनर, है ना, एंड ह्यूमन कैपिटल इज द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ पार्टली बाय द सोसाइटी, सोशल एज वेल एज जो उस पर्टिकुलर क्वालिटी को, है ना, पजेस कर रहा है, ठीक है, उसका भी डिसीजन होगा। बेटा आप डिसीजन लोगे ना कि आपको सीए बनना है या सीएस बनना है, ठीक है, और सरकार ने क्या किया है आपके लिए, तो वो सोशल, और आप जो पजेस कर रहे हो कि आपका डिसीजन है कि आपको क्या बनना है, तो ये चीज़ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, अब फिजिकल कैपिटल क्या होती है? टेंजिबल होती है ऑब्वियसली, है ना, आप मशीन को छू सकते हो, ज़मीन को छू सकते हो, ठीक है, तो ये टेंजिबल है। बट ह्यूमन कैपिटल किसी का अपना ज्ञान थोड़ा ना आप किसी को टच कर सकते हो, ठीक है। वो अगर बंदा एजुकेटेड है, अगर वो बहुत नॉलेजेबल है, तो उसके नॉलेज को आप टच कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो फिजिकल कैपिटल टेंजिबल होते हैं, ह्यूमन कैपिटल इनटेंजिबल होते हैं, ठीक है। अब फिजिकल कैपिटल को मार्केट में बेचा जा सकता है, ज़मीन और मशीन को मार्केट में बेच सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल की सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज को मार्केट में बेचा जा सकता है, ठीक है। अगर एक बंदा एजुकेटेड है और वो खुशी से टीचर बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? अपनी सर्विसेज को सेल कर रहा है। वो अपने ज्ञान को मतलब उससे कोई ज्ञान नहीं छीन सकता है, ठीक है, उसका कोई ज्ञान छीन नहीं सकता है। वो हो सकता है कि पढ़ा दे, तो वो सर्विसेज सेल कर रहा है, लेकिन उससे उसका ज्ञान नहीं छीन सकते हो आप, ठीक है। चलो, अब ह्यूमन फिजिकल कैपिटल जो है वो परफेक्टली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज़ के बीच में परफेक्टली मोबाइल रहती हैं। मशीन इधर से उधर कंट्रीज़ के बीच में जा सकती हैं। थोड़े बहुत आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जैसे टैरिफ और नॉन टैरिफ। इसके अलावा बहुत कंट्रीज़ के बीच में आपस में मशीन्स और बाकी फिजिकल कैपिटल आराम से इधर से उधर जा सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल में भी जा सकते हैं ऑब्वियसली, लोग यहाँ से अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से यहाँ आते हैं, लेकिन कौन से रेस्ट्रिक्शन होते हैं? नेशनैलिटी रेस्ट्रिक्शन, कि पाकिस्तान का बंदा बहुत शार्प है, लेकिन पाकिस्तान से अपन इंडिया अगर लाएंगे उसको, अगर वो आना चाहेगा तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे दुश्मन देश का नागरिक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बोथ फॉर्म्स ऑफ कैपिटल डेप्रीशिएट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चाहे फिजिकल कैपिटल हो चाहे ह्यूमन कैपिटल हो, दोनों ही समय के साथ डेप्रीशिएट होते हैं। इसका मतलब कि अगर फिजिकल कैपिटल है, मशीन है, तो वो समय के साथ डेप्रीशिएट होगी, ये तो चीज़ें क्लियर है। ह्यूमन कैपिटल किस तरीके से डेप्रीशिएट होगी? बेटा अगर एक टीचर है ना, तो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे उसकी एज होगी, है ना, जैसे जैसे उसकी एज होगी, 45 में पहुंच जाएगा, 50 में पहुंच जाएगा, 55 में पहुंच जाएगा, तो अब क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिकॉज ऑफ
एजिंग इफेक्ट, तो एजिंग इफेक्ट के साथ ह्यूमन कैपिटल की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फिजिकल कैपिटल बेनिफिट्स ओनली ओनर। जो फिजिकल कैपिटल है वो किसको बेनिफिट करेगा? सिर्फ और सिर्फ ओनर को बेनिफिट करेगा। कैसे? कि अगर मैंने मशीन खरीदी है तो वो क्या बेनिफिट सोसाइटी को मिलेगा? नहीं, उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? मुझे। वो मशीन मुझे प्रॉफिट कमा के देगी। लेकिन अगर ह्यूमन कैपिटल है तो वो ना सिर्फ और सिर्फ ओनर को नहीं, वो समाज को भी फ़ायदा देगा। बेटा मैंने सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस कि एजुकेटेड बंदा है तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, है ना, इस तरीके से वो सोसाइटी को भी बेनिफिट देगा। बेटा ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है CBSE ने 3 मार्क्स में। ठीक है, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स ऑनर एज वेल एज सोसाइटी, डिफेंड और रिफ्यूट द स्टेटमेंट। तो इस तरीके से उस क्वेश्चन को आंसर लिखना था, वो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस वाला आंसर लिख के। ठीक है, तो ये था आपके लिए कंप्लीट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और मेरी गारंटी कि इस वीडियो से आपको आपके 19 मार्च के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। ठीक है, स्क्रिप्ट लिखने से लेके, शूट करने से लेके, एडिटिंग करने से लेके सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बेटा। ठीक है, तो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।